सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि मैं आपसे धूप का चश्मा लगा के बात कर रहा हूँ। तीखी धूप पे मेरी आंखें मुझे थोड़ा असुविधा देती हैं, इसके लिए क्षमा। कभी भी किसी कार्य को तात्कालिकता से नहीं नापा जा सकता। कोई भी काम परिणाम से तय किया जाता है। सामान्य घटना है, एक सैनिक और एक सामान्य डाकू में क्या अंतर है? दोनों ही लोगों का कत्ल करते हैं, दोनों ही लूटमार करते हैं। सैनिक उस मायने में लूटमार नहीं करते, किंतु शत्रु पक्ष की भूमि को अधिग्रहित करते हैं, कब्जा करते हैं। यही काम कोई दूसरा व्यक्ति भी करता है, किंतु हम सैनिक की पूजा करते हैं, उसकी समाधि पर प्रधानमंत्री पुष्प चक्र चढ़ाते हैं, हमारे जनरल सैल्यूट करते हैं। समाज उनके प्रति सम्मान से भरा हुआ है, किंतु डकैत के लिए नहीं है। कारण क्या है? दोनों एक ही क्रिया करने के बावजूद उनका परिणाम एक व्यक्ति निजी रूप से काम नहीं कर रहा, समाज के लिए काम कर रहा है। इसलिए नथुराम गॉडसे जी का जो कार्य है उसको उसकी व्यापकता में देखा जाना चाहिए। नाथुराम गॉडसे गांधी जी के कोई निजी शत्रु नहीं थे, उनका निजी कोई परिचय नहीं था, किंतु गांधी जी एक राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिक के नाते उन्होंने जो भी कार्य किए, उनका दायित्व, उसके परिणामों का दायित्व उन्हें और कांग्रेस को लेना पड़ेगा। आखिर दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये कहने वाले लोग जब देश की आज़ादी का यश अपने माथे रखते हैं, अपने आप को यशस्वी मानते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, भयानक बलात्कार हुए, भयानक हिंदू माता के दोनों हाथ काट दिए गए, इसका पाप किसके सर आएगा? नथुराम गॉडसे जी ने निजी कारणों से कोई हत्या नहीं की है। उन्होंने, नाथुराम गॉडसे जी ने अपनी दृष्टि में गांधी जी को उनके किए पापों का दंड दिया है। इस कारण से मैंने उपयुक्त समझा कि एक सैनिक, एक योद्धा, एक समाज के लिए अपना बलिदान कर देने वाले व्यक्ति के बारे में सच बोला जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी बातों से बहुत सारे लोग असहमत होंगे, कठोर मेरे बारे में बोलेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, मेरे परिवार के लोग भी अच्छा खासा नाराज होंगे, मगर सच तो बोलना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विभाजन हुआ, इतना नरसंहार हुआ, बलात्कार हुए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों के विषय में जो आप कह रहे हैं, क्या इस बात का दंड देने का अधिकार नाथुराम गॉडसे को था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राजकीय व्यवस्थाओं में किसी व्यक्ति की हत्या करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। इतना बड़ा पाप, लोग इस बात से परिचित नहीं हैं। इसकी शुरुआत लखनऊ पैक्ट से हुई थी। लखनऊ में कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने साथ साथ अपना अधिवेशन रखा और वहाँ से गांधी जी के नेतृत्व में ये स्वीकार किया गया कि मुस्लिम लीग की मांग के हिसाब से उनको मताधिकार आरक्षित कर दिए गए। ये तय कर दिया गया कि असेंबली में उनको इतनी प्रतिशत सीटें मिलेंगी। बिना चुनाव लड़े उनको 50% का भागीदार बना दिया गया। जगह जगह इस तरह के काम किए गए, कहीं 15%, कहीं 33% प्रदेशों में ये सब दिया गया। फ्लैग कमेटी बनी, भारत का ध्वज कौन सा होगा इसको तय करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। काका साहब कालेलकर, पट्टाभिसर, सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, हार्डिकर जी वगैरह इस तरह के लोग थे, पटेल, नेहरू, सब लोग थे। उन लोगों ने एक मत से तय किया था कि भारत का ध्वज केसरिया ही हो सकता है। 2 अतिरिक्त रंग डालकर उसको भारतीय इतिहास को अपमानित करने का काम गांधी जी ने किया। भाषा के स्तर पर जो भाषा भारत में चलती थी उसको हिंदुस्तानी के नाम पर उसमें अरबी, फारसी, बादशाह राम, बेगम सीता, मौलवी वाल्मीकि जैसी बेवकूफ़ियाँ ठूसने का काम गांधी जी ने किया। आप गांधी जी के कार्यों को देखिए। विभाजन को लेकर देश स्वतंत्र करना है, गांधी जी का वक्तव्य है कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का प्रस्ताव गिर गया। नेहरू भागे भागे गांधी जी को बुला कर लाए और गांधी जी ने फिर वहां स्पीच दी, लोगों को कन्विंस किया और गांधी जी के दबाव में कांग्रेस कमेटी चुप रही और देश का विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारत माता के
हाथों को काटने का अंतिम प्रहार गांधी ने किया है। भारत माता को विभाजित करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई महात्मा इसके लिए अधिकारी नहीं है। उसको राज्य दंड नहीं दे रहा तो निश्चित रूप से उसको दंड दिया जाना चाहिए। नथुराम गॉडसे ने एक सैनिक का कार्य किया है। आपकी बातों से ये बहुत ही स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि आप महात्मा गांधी के विचारों एवं कार्यों से असहमत हैं, और आपकी असहमति है उसके पीछे आपका क्या मत है? विशेष रूप से मैं पहले कह चुका हूं, जैसे राष्ट्रपिता का शब्द है, कोई ये यूरोप में फादर ऑफ द नेशन और मदर ऑफ द नेशन जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, जहां छोटे छोटे राज्य हैं और कोई उसका निर्माता है। भारत इतना पुराना राष्ट्र है, इससे राम और कृष्ण नहीं है। गांधी इतने बड़े कब से हो गए? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण से उन्हें राष्ट्रपिता बताया जा रहा है? एक राजनीतिज्ञ हैं और उनकी अंतिम परिणति देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया गया था, और उसका परिणाम क्या हुआ? आखिर खिलाफत आंदोलन के पाप का भागीदार कोई होगा कि नहीं? हजारों लोग जिसमें मारे गए, मुगला विद्रोह हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम पूछेंगे कि नहीं? देश की स्वतंत्रता के लिए सावरकर जी ने कहा था कि इसकी आजादी की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई हम हिंदू मुसलमान साथ आते हैं तो उनको साथ लेकर, वो हमारा विरोध करते हैं तो उनका विरोध को स्वीकारते हुए, और वो शांत रहते हैं तो उनको अवहेलित करते हुए, इग्नोर करते हुए इस देश की लड़ाई की, इस देश की आजादी की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि ये देश मूलतः हमारा है, हमारी धर्मांतरित बंधु मुसलमान हैं। इसकी लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जा सकती कि यहाँ पर वो बहुत छोटा वर्ग है मुसलमानों में जो अरबी सोच रखता है। गांधी जी उस सारे वर्ग के तुष्टीकरण में लगे हुए थे। उसके कारण से उनके इन कार्यों के परिणाम जो लगातार करते रहे, जिसका परिणाम भारत के विभाजन में आया, ये भयानक कृत्य है, छोटी मोटी हरकत नहीं है। हमारा पड़ोसी, हमारा भाई कोई हमारी जमीन 1 इंच 1 फुट दबा ले, हम सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लड़ते हैं। जिस व्यक्ति ने देश का विभाजन करा दिया, उसे किसी भी सूरत, कम से कम मैं तो राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं हूं, और उसका कारण यही है कि उनके कार्यों से देश की हानि हुई, राष्ट्र की हानि हुई। आपकी बातों में जहां एक तरफ आप मुसलमानों को बंधु भी मानते हैं और आप एक प्रकार से जोड़ने की भी वकालत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने ये लेख लिखा है और जिस प्रकार से आपके विचार व्यक्त हो रहे हैं, क्या इनसे आपको लगता है कि वाकई में समाज में आप एकजुटता ला पाएंगे? देखिए, इस्लामीकरण, भारत के हिंदुओं का मुसलमान बनाया जाना एक ऐतिहासिक घटना है। उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां आक्रांताओं की हैं, हमलावरों की हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे समाज की भी हैं, किंतु उसके परिणाम से नेशनलिटी नहीं बदलनी चाहिए। आखिर सऊदी अरब, कतर 2 मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाबी राष्ट्र हैं, पूरी तरह से सारे संसार में वहाबियत फैलाने के लिए पैसा देते हैं। एक भाषा बोलते हैं, एक मजहब के लोग हैं, एक सिस्टम के लोग हैं, किंतु एक नहीं होते, राष्ट्रीयता भिन्न रखते हैं। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जो बटा है, इनके लोगों में ही ये सारा बवाल है, जो ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमान अरबी बन जाएं। पाकिस्तान के कई ऐसे वक्ता हैं जो बड़ा जमकर विरोध करते हैं। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान के एक चैनल पे देख रहा था बहस को, वो कह रहे थे कि बाबर को पाकिस्तान के इतिहास में अपना पूर्वज बताया जाता है, वो तुर्क था। पाकिस्तान के मुसलमानों को उससे क्या लेना देना? महमूद गजनवी को ग्लोरीफाई करके आप क्या करेंगे? ये मेरे शब्द नहीं हैं, पाकिस्तान के वक्ताओं के शब्द हैं। महमूद गजनवी भारत का तो नहीं था, पाकिस्तान का तो नहीं था। आप जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो लोग हैं जिनके पूर्वजों को मार पीट के दबाकर उसने मुसलमान बनाया है। आप एक हमलावर को अपना पूर्वज क्यों स्वीकार कर रहे हैं? इस्लाम का कन्वर्जन हिंदुओं का एक ऐतिहासिक घटना है, मगर उसके कारण से राष्ट्रीयता कैसे बदल जाएगी? भारत पर किसी तरह का कोई आक्रमण होता है या कोई उकसाता है तो हमारी राष्ट्रीयता, हमारी नेशनलिटी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत के प्रति होनी चाहिए। किंतु यहाँ के जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं और जो
मदरसे के लोग हैं वो इसको बदलने में लगे हुए हैं और उसके विरोध में बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको इन पर निशाने पर लेना पड़ेगा। इसी खौफ से गांधी जी ने ये सारी राजनीति की थी, मुसलमानों के स्वर को संतुष्ट करने का प्रयास। नतीजा क्या हुआ? देश टूट। यह एक प्रमाणिक सत्य है कि गांधी जी के ही नेतृत्व में इस देश को आजादी मिली है। क्षमा चाहूँगा, यहाँ मैं हस्तक्षेप करना चाहूँगा। इतिहास मनमानी धारणाओं पर नहीं चलता। इतिहास की पुस्तकें कोई राजनीतिक प्रचार की पुस्तकें नहीं होती। भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में वामपंथियों ने ऐसा ही इतिहास लिखा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। 1947 में विभाजन हुआ, देश का खंडित हिस्सा स्वतंत्र हुआ। आपको डोमिनिक लैपियर और लैरी कोलिंस विश्व के प्रतिष्ठिततम लेखक हैं, उनकी किताब पढ़नी चाहिए, लेटर्स ऑफ माउंटबेटन। उसमें इस बात का जिक्र है। इस देश को चलाने का काम ICS करते थे। ICS में भर्ती ब्रिटेन ने 1935 या एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, या शायद 39 में बंद कर दी थी। ICS की भर्ती बंद करने का मतलब है कि अब उन्हें कलेक्टर, कमिश्नर ये नहीं भर्ती करने हैं। रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम वो भारतीयों के हाथ में सौंपने वाले हैं। तो ये कहना, अंग्रेज भारत से इसलिए गए थे कि अगर भारत से नहीं जाते तो ब्रिटेन भी उनके हाथ से चला जाता। कोई भी दुकान जो घाटे का सौदा हो, लगातार घाटा दे रही है, उसे बंद करना ही उपयोगी होता है। भारत की दुकान घाटे का सौदा हो गई थी, इसलिए गए थे। तो अंग्रेज, गांधी जी का आंदोलन होता या कांग्रेस का आंदोलन होता या नहीं होता, देश की स्वतंत्रता होनी ही होनी थी। इस बात को कांग्रेस का नेतृत्व भाप नहीं पाया और गलत सौदे कर बैठा। अगर वो अड़ते तो निश्चित रूप से भारत विभाजित नहीं होता। एक बात। दूसरी ये कि जो देश की स्वतंत्रता के यश की बात करते हैं, आंदोलनों की बात करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो खिलाफत आंदोलन है। तुर्की में मुस्लिम खलीफा को हटा दिया गया कमाल पाशा साहब के नेतृत्व में और उसके हिस्से कर दिए गए। उसको वापस स्थापित किया जाए, इसका आंदोलन भारत में चला। ये इतनी बेसिर पैर की बेतुकी बात है जैसे नाइजीरिया या कीनिया में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, इसके संदर्भ में भारत में जनपद पर भूख हड़ताल की जाए। उस आंदोलन का भारत से लेना देना ही क्या था? कोई मतलब नहीं था। मूर्खतापूर्ण आंदोलन, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस को झोंक दिया। परिणाम जाहिर है कि खराब आते रहे। और एक बात जो विभाजन के बाद 47 के बाद भी चलती रही, जब देश विभाजित हुआ तो दोनों तरफ का हिस्सा लेना देना, यहाँ तक कि सेना की बंटवारे, पागलों के जो मुस्लिम पागल थे वो पाकिस्तान भेजे गए, हिंदू पागल वहाँ से निकाले गए। एक मशहूर कहानी टूबा टेक सिंह इसी विषय पर है। उसमें 55 करोड़ रुपया भारत को पाकिस्तान का देना था और भारत को पाकिस्तान से बहुत कुछ लेना था, जिसमें सोना इत्यादि बहुत चीजें थी। कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना के नेतृत्व में कबायलियों का हमला हो गया। सब कुछ सामने था। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। राष्ट्र की आवाज किसी व्यक्ति में अगर समाहित मानी जाए, किसी संस्था में समाहित मानी जाए, तो वो संसद में मानी जाएगी कि हमारे प्रतिनिधि वहाँ पार्लियामेंट में चुने जाते हैं और पार्लियामेंट हमारी आवाज तय करती है। पटेल का स्टेटमेंट है कि धौंस के आगे भीख नहीं डालेंगे, दबाव के सामने डिगेंगे नहीं। भारतीय संसद ने एक मत से कहा कि हम पाकिस्तान को इस समय पैसा नहीं देंगे। ये इस तरह से है कि हम पर कोई हमला होता है और मेरा ही भाई, मेरा परिवार का कोई व्यक्ति शत्रु पक्ष को सामग्री देता है, पैसा देता है, तो उसको शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। गांधी जी उस 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। संसद की आवाज को, सारे समाज की आवाज को उन्होंने अवहेलित किया। ये आखिरी कील थी जिसके बाद गोडसे जी ने तय किया कि अब इनकी चीजें सीमाहीन हो गई हैं। ये समस्या बन गए हैं, अपनी सनकपूर्ण चिंतन को भारत के गले उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी की गोडसे जी ने हत्या की। आप इसे गलत समझें या सही समझें, इसको उचित ठहराएं, अनुचित ठहराएं, मगर एक ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान दिया, उसके बारे में सच बोलना पड़ेगा।
मैं सहमत हूं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि क्या विरोध करने के लिए और सच को सामने लाने का यही एकमात्र तरीका है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और आप भी इसके बधाई के पात्र हैं। देश को स्वतंत्र हुए 60 साल होने आए। देश की मुख्य धारा की आवाज कहीं नहीं थी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन इत्यादि सारे, कहीं कोई गंभीर बात नहीं। ऐसी बात करने वाले जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे जैसी सोच रखने वाले लोग जो इस राष्ट्र का आज भी 80% हैं, उनकी बात कहने का कहीं कोई ढंग नहीं था। कोई उनको बुलाता था तो केवल इस कारण से कि वो एक उत्पात खड़ा कर दें, कोई बवाल खड़ा हो और उस पर बहसें चलाई जा सकें। सोशल मीडिया बधाई का पात्र है। इसने यहाँ के दबे, कुचले हुए, पिछड़े, आहत हिंदू मानस को आवाज़ दे दी है। आज हम कोई बात कहते हैं तो हमारी बात सुनने वाला है, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कोई बात कहते हैं तो समाज में उसको सुना जाता है। इससे पहले हम कहते किससे? अखबार का संपादक हमारी नहीं सुनता, कोई भी वीडियो चैनल, कोई भी टीवी चैनल हमारी नहीं सुनता। आज आप मुझसे बात करने आए हैं या इस तरह की बातें सामने तो आ रही हैं, इसके अलावा चारा कोई नहीं था। आप बधाई के पात्र हैं कि आप इस स्वर को सामने ला रहे हैं। नाथूराम गॉडसे जी का बलिदान इस देश में उपेक्षित बलिदान है। केवल इस कसौटी पर कसिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो निजी रूप से दुश्मन नहीं है। जानते हैं कि गांधी जी को गोली मारने के बाद मैं मार दिया जाऊंगा, मेरा परिवार बुरी तरह को चल दिया जाएगा, मेरे परिवार का कोई भविष्य नहीं होगा, हमेशा के लिए मेरा माथा, मेरा मुंह काला कर दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने ये चयन किया कि आवश्यक है। गांधी जी का पाप इतना बड़ा है मातृभूमि के विभाजन का कि इसके लिए उन्हें दंडित होना ही होना पड़ेगा, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने ये काम किया वो स्तुति के योग्य काम है, और आप जैसे लोग मेरी आवाज़ उठा रहे हैं, हो सकता है इस पर बवाल खड़ा हो, जो भी हो, मगर सच तो यही है।